नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी पहली मैराथन क्लास दी गई है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनका अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। कहीं पर भी आपको कोई भी त्रुटि नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो जरूर आप पूछिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? समास के प्रमुख भेद बताइए। 2016, 17, 18, 19 हर सेट में इस प्रश्न से एक न एक क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है, चाहे वह बहुविकल्पी क्वेश्चन में हो, चाहे अति लघु प्रश्न में हो, चाहे लघु में। इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, फिर आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप में जब दो या दो से अधिक या दो अथवा अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसके और उसके मध्य विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, तो इनके मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद हो जाएगा आराम से। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, जब जो दो वर्ड मिल करके एक नए शब्द की रचना करते हैं और उसके मध्य जितनी भी विभक्तियां होती हैं वो गायब हो जाती हैं, तो इनके मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। भेद कितने होते हैं? 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। ये 6 समास, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक समास से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, बाकी संपूर्ण पद विशेषण न होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। आपको क्या याद रखना है कि इसका पहला पद प्रधान होता है तथा जो संपूर्ण पद होता है, जो पहला पद होता है उसको आप छोड़ दीजिए, जो पद बच रहा है वह विशेषण न होकर के अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण क्या है? प्रतिदिशा, प्रतिदिनम, दिसम है ये, प्रतिदिशम, प्रतिदिनम, यथाशक्ति आदि। फिर नेक्स्ट क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तम पद अंतिम शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक एक लाइन की हेडिंग्स हैं, डिफिनेशन है, आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आप इसे पढ़ते भी आ रहे हैं, हिंदी हो उसमें आपने पढ़ा होगा। उदाहरण क्या है? राजपुरुषः, राजपुत्रा, पितृभक्त आदि। जिस समास में उत्तम पद या अंतिम पद शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जो पूर्व पद होता है वह विशेषण होगा और जो उत्तर पद होगा वह विशेष से होगा, तो वहां क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे महापुरुष, गजानन, कृष्ण, सर्प, महाकवि आदि। एग्जाम्पल 1-2 जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट समास क्या है? बहुब्रीहि समास। जिस समास में पद अनेक हो और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें पद अनेक हों और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर,
पीताम्बर, नीलकंठ, पंचानन, त्रिलोचन, दशानन आदि ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्या है? द्विगु समास। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो, वहां क्या कहते हैं? द्विगु समास। द्विगु समास में आपको याद रखना है जिसमें संख्या दिखाई जा रही हो। पंचवटी, पंचमुख, चतुर्मुख, त्रिभुवन, त्रिभुवन 3, चतुर्मुख 4, पंचवटी 5, संख्या आपको प्रदर्शित की जा रही है तो वहां क्या होगा? द्विगु समास होगा। करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है? नवरात्रम, वो उसका था एग्जाम्पल, नवरात्रम चल भी रहा नवरात्र। फिर नेक्स्ट क्या है? द्वंद्व समास। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ऐसा समास जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर चा से जोड़ते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चा मीन्स होता है और, जैसे राम कृष्णो, हरि रव, हानि लाभव, पितरो आदि। जब इसका विग्रह करेंगे तो राम कृष्णा, मतलब इसमें चा ऐड किया जाएगा, जोड़ते हैं, तो वहां क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। समझ में? आपने 5-6 जितने भी समास थे उनको पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है अति लघु में कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन बनता है कि द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए और इसके भेद बताइए। बहुब्रीहि समास की परिभाषा दीजिए, इसके भेद बताइए। भेद आपने अभी नहीं पढ़े, भेद चलिए पढ़ा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। द्वंद्व समास के भेद, 3 प्रकार के भेद होते हैं द्वंद्व समास के। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया 2018 में कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। उसकी परिभाषा तो मैंने अभी बताई, उसकी परिभाषा लिखी और उसके भेद। इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक्सेस द्वंद्व 3 प्रकार के होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कितने भेद होते हैं? बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ये दोनों आप याद रखिए। अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अभी हमने बताया समास किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए, ना कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, सारा 6 समास हैं, 6 उसके भेद हैं समास के, पूरा ये नहीं पूछा जाता। आपसे पूछे अव्ययी भाव की समास की परिभाषा दीजिए एग्जाम्पल सहित। क्वेश्चन पूछा गया बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता। बहुविकल्पी में क्वेश्चन क्या आएगा कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहते, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरीके से क्लास देते रहें, आपकी भी तैयारी चलती रहे अच्छी तरीके से, इसलिए लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर नेक्स्ट क्या है? नंबर्स 1 से 50 तक। थर्ड सेमेस्टर में 1 से 50 तक, फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से 20 तक गिनती आपको संस्कृत में याद होनी चाहिए। तो 1 को क्या कहेंगे? प्रथमा, 2 को द्वितीया, इसी तरीके से आप सारी गिनती पढ़ लेंगे। 3 को तृतीया, चतुर्था, पंचमा, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसमा, एकादशा, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, ऊनविंशति, दोनों कह सकते हैं, ऊनविंशति या एकोनविंशति। विंशति, एकोनविंशति, द्वयविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्ठविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिशत, त्रिशत, एकत्रिशत, द्वात्रिशत, त्रयत्रिशत, चतुर्त्रिशत, पंचत्रिशत, षष्ठत्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टात्रिशत, ऊनचत्वारिशत, एकोनचत्वारिशत,
चत्वारि सन्ति, एकचत्वारि सन्ति, द्विचत्वारि सन्ति, त्रिचत्वारि सन्ति, चतुश्चत्वारि सन्ति, पञ्चचत्वारि सन्ति, षष्ठचत्वारि सन्ति, सप्तचत्वारि सन्ति, अष्टचत्वारि सन्ति, एकोनपञ्चाशत्, ऊनचत्वारि सन्ति, पञ्चाशत्। इतनी टफ नहीं है गिनतियाँ, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं उनको याद करना है। उसके बाद इतनी टफ गिनतियाँ नहीं, आपको आसानी से याद हो जाएंगी। मैंने एक बार पढ़ दिया है, क्योंकि गिनतियों को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है एहेतु संति, ये नहीं होगा, एकोन विसंति होगा। यहाँ पर क्या होगा, एकोन विसंति। कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो ये सारी गिनतियाँ 50 तक आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारक क्या है, इसके भेद बताइए। कारक क्या होता है, इसके भेद बताइए। करोतित कारका, अर्थात क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। सुनिए, इससे पहले आपको 50 तक गिनतियां बताई हैं, वो सारी गिनतियां आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 100% आपके एग्जाम में गिनतियां जरूर पूछी जाती हैं, हर बार हर एग्जाम में। मैंने एक बार पढ़ दिया है, बाकी आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। फिर आते हैं, कारक किसे कहते हैं। करोतित कारका, अर्थात क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के भेद लघु क्वेश्चन में जो अति लघु आते हैं उसमें पूछा जाता है कारक किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं। बस मैं पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उससे लघु क्वेश्चन, अति लघु, सारे बहुविकल्पी सब कुछ उसी में से बन जाएगा। तो कारक मुख्यतः 6 होते हैं। संबंध को कारक नहीं मानते क्योंकि उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। संबोधन की प्रथमा व्यक्ति के आने के कारण इसको इसी एक का एक ही रूप माना जाता है, इसको इसी का रूप मान लिया जाता है। समझ में। कारक के आपको याद रखने कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद याद कैसे होंगे मैं बताऊंगा। पहले क्या लिखा है पढ़ेंगे आप, कर्ता कर्म करणम च, कर्ता कारक, कर्म कारक, करणम च और करण कारक। संप्रदानम तथैव च, संप्रदान कारक हो गया। अपादानाधिकारणे इत्याहु कारकाणि षष्ठा। ये आप संस्कृत में याद कर लेंगे, इतनी जल्दी तो याद होना नहीं है, इसलिए आप 2-3 बार पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाए। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षष्ठा। इस तरीके से आप बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तो देखेंगे अगर नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं है, नीचे सारे कारक लिखे हुए हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। पहला है कर्ता कारक, ट्रिक दी गई है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान, ये ट्रिक है याद करने की। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, चिन्ह याद रखना। कर्म द्वितीय विभक्ति आती है कर्म को, तृतीया करण होता है से द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने के लिए, होने के अर्थ में। फिर संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में पर, सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण में पर। संबोधन हे भो अरे, संबोधन हे भो अरे। इधर जो ये दी गई है ये ट्रिक दी गई है, कैसे आप याद करें। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे। ऐसे आप इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए, बाकी आपको विभक्ति याद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है। संस्कृत शिक्षण हो, हिंदी शिक्षण हो, विज्ञान हो, मैथ हो, कोई भी शिक्षण, ये आंसर सबके लिए एक ही होता है। चलिए देखते हैं। प्रभावी बनाने के लिए निम्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया है। अब इतने सारे साधन है, उसमें से सारे साधन आपको लिखने की जरूरत नहीं। 25 नंबर के पेपर में 3 से 4 3 साधन लिख दीजिए कि कौन कौन से होते हैं बस। पहला है श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट शिक्षक का अभिन्न मित्र माना जाता है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाला अध्यापक भी इसका उपयोग शब्दार्थ,
शब्द खंड, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य प्रयोग, पठन विषय के स्पष्टीकरण हेतु कर सकता है। श्यामपट्ट जो होता है, श्यामपट्ट के बिना आप समझ लीजिए शिक्षा अधूरी रहती है। कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को? ये आप श्यामपट्ट का अपने मन से बना कर लिख सकते हैं आसानी से, उसमें आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लपेट श्यामपट्ट एक होता है, लपेट श्यामपट्ट। ये क्या होता है? जैसे आपने क्लास में देखा होगा, चार्ट, बहुत बड़ा चार्ट होता है, उसे लपेट दिया जाता है, उसमें एक डंडी लगी होती है, उसमें लपेट दिया जाता है, फिर उसके जब जरूरत होती है तो उसे खोल दिया जाता है। सेम उसी तरीके से उसमें कोई चित्र होगा, कोई मानचित्र होगा, कुछ परिभाषाएं होंगी, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग चित्र, उद्धरण एवं परिभाषाओं हेतु किया जाता है। इससे कक्षा में अतिरिक्त श्रम एवं समय की बचत होती। अब कक्षा में अतिरिक्त श्रम और समय कैसे बच रहा? जैसे हमको कल मानचित्र पढ़ाना है तो एक लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, उसमें पहले से ही मानचित्र बना होगा, उससे बच्चों के सामने खोल देंगे, बनाना नहीं पड़ेगा, आसानी से समझा सकते हैं, समय की बचत हुई और श्रम भी नहीं लगा। फिर नेक्स्ट क्या है? चार्ट। चार्ट की मदद से बहुत ही आसानी से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। किसी काव्य की प्रस्तावना एवं व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करने हेतु स्वनिर्मित चार्ट बहुत उपयोगी एवं प्रभावकारी होता है। संधि विच्छेद का स्वरूप, समास के प्रकार, उपसर्ग एवं प्रत्ययों को समझाने हेतु इसकी बड़ी महानता है। चार्ट द्वारा पढ़ी पाठ्य वस्तुएं शीघ्र हृदयगमन कर लेती हैं। छात्रों को चार्ट देखकर कल्पना शक्ति विकसित होती। चार्ट में जैसे आप कोई फिगर देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसीलिए चार्ट से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। चार्ट देखकर कल्पना शक्ति विकसित होती है। यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसके निर्मित करने की प्रेरणा ग्रहण होती और इसको बनाने की भी प्रेरणा आती कि हम भी चार्ट बना करके बच्चों को पढ़ाएं। जब भावी अध्यापक आप हैं, जब भावी अध्यापक हैं आप, अभी जब टीचर होंगे आप, तब आप भी सोचेंगे चार्ट से बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता। अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने गए हैं, आपकी टीचिंग लगी होगी, तो आपने देखा होगा हर एक क्लास में चार्ट टांगे हुए रहते हैं। चार्टों को चिपका दिया जाता है, दीवार में चित्र बना दिया जाता है, जिससे क्या बच्चे देखेंगे और जानेंगे, कल्पना शक्ति का उनके विकास होगा। समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है? मानचित्र। मानचित्र की सहायता से आसानी से बच्चों को हर एक जगह के बारे में जानकारी हो जाती। तो ऐतिहासिक स्थानों में भौगोलिक स्थितियों के ज्ञान के लिए मानचित्र बड़े सार्थक होते हैं, किंतु इसके लिए शिक्षक की क्रियाशीलता भी नितांत आवश्यक है। पाठ को रोचक बनाने हेतु अतिरिक्त श्रम तो उसे करना होगा। इन्होंने क्या बताया? इसके लिए शिक्षक क्रियाशीलता भी नितांत आवश्यक। क्या हुआ? चार्ट ला करके आपने मानचित्र का टांग दिया, ठीक, अब आप उसमें कुछ जान ही नहीं रहे हैं। अगर शिक्षक नितांत क्रियाशील नहीं है तो चार्ट की कोई वैल्यू नहीं। समझे? अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना है, रोचक बनाना है कि बच्चे आपके सब्जेक्ट में अपना मन लगाएं, पढ़ें, सोएं नहीं उसमें क्लास में, तो आपको चार्ट वगैरह ये तैयार करना ही पड़ेगा। अतिरिक्त श्रम आप करेंगे तभी बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेंगे। और आप जो मानचित्र टांग रहे हैं उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी, तभी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? चित्र। किसी प्रस्तावना हेतु, कहानी विकास हेतु तथा रचना वाले पाठों में चित्रों का बहुत महत्व है। महापुरुष का चित्र, जीवन ज्ञान, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षियों का वर्णन, ऐतिहासिक स्थानों एवं पुरुषों के ज्ञान हेतु चित्रों का बड़ा महत्व। यह सरलता से कक्षा अध्यापन में को रोचक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु बहुत अधिक प्रयोग छात्रों को उबा देता है। जैसे आप किसी महापुरुष के बारे में बता रहे हैं, तो महापुरुष का अगर फिगर बना हुआ है तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई प्राकृतिक दृश्य के बारे में चर्चा हो रही तो उसका वहाँ पर नज़ारा बना होना चाहिए। चित्र के माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं और उनको याद हो जाता है। समझ में आए? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह निरंतर आपकी तैयारी करवाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सस्वर पठन के उद्देश्य बताइए। सस्वर पठन का मतलब क्या होता है? पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव एवं विराम आदि को ध्यान रखना।
स्वर स्वर पठन, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो कैसे स्वर निकाल रहे हैं, मतलब एक ही लय में पढ़ रहे हैं या आराम से पढ़ रहे हैं, पूर्ण विराम आ रहा है रुक रहे हैं, कामा आ रहा थोड़ा रुक रहे हैं, अल्प विराम, सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप पठन कर रहे हैं तो वह सस्वर पाठन होता है। समझ में? ये नहीं कि आप एक स्पीड में पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे, ऐसे नहीं पढ़ना। कहाँ पर अल्प विराम है, कहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया गया, कहाँ पर पूर्ण विराम है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको पठन करना है। तो दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है, स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि को ध्यान रखना। पढ़े हुए विषय को छात्र दूसरे को भी समझा सके इतनी क्षमता उत्पन्न करना। आप जो पढ़ रहे हैं वो अगर दूसरे को समझाना पड़े तो आप आसानी से उसे समझा सको। छात्रों में ऐसी योग्यता पैदा करना कि वे पाठ का पठन इस प्रकार से कर सकें कि सुनने वाला सरलता से समझ सके। इस तरीके से सुर लय से वह पाठ का पठन करे कि सामने जो बैठा हुआ उसे आसानी से समझ सके। सस्वर पठन से छात्रों की झिझक दूर होती है, निडरता आती है, आत्मविश्वास का गुण पैदा होता है। क्लास में बच्चे झिझकते रहते हैं कि बेइज्जती ना हो जाए, कुछ गलत बोल देंगे, ये मतलब बच्चों के मन में विचार उत्पन्न होता रहता है। सस्वर पठन से क्या होता है, छात्रों की झिझक दूर हो जाती है। जब क्लास में खड़े करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनकी झिझक दूर हो जाती है, उनके अंदर निडरता आती है और वह आत्मविश्वास के साथ पढ़ते हैं। समझ में? अब उसके बाद अगर आपने वीडियो इतनी देख डाली है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। और लाइक करने से क्या होता है, कोई हमें प्रॉफिट नहीं होता है, हमारा मोटिवेशन बनता है कि हाँ वीडियो सभी को पसंद लगे, तो हमारा और भी मन होता है अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करें, उस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है कि आप पूरी बुक पढ़ सकें, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जितने भी सहपाठी हैं सभी को जरूर भेजिए जिससे वह भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा देखिए, जितने भी 5-6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, हर एक क्वेश्चन से हर एक सेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या था, समास किसे कहते हैं, तो समास से कम 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, समास के कौन कौन से भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताइए उदाहरण सहित। एक क्वेश्चन आया था, द्वित्व समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। बहुविकल्पी में पूछा गया था कि बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, 1 से 50 तक गिनती हमने पढ़ दिया है, आपको सिर्फ पढ़ करके याद करना। 1 से 30 तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। 1 से 30 तक गिनती पूछी गई है, कई बार बहुविकल्पी में गिनती पूछ ली जाती हैं, तो आप 1 से 30 तक तो क्लियर याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, किसे कहते हैं कारक, कौन कौन से होते हैं। और कारक जो होते हैं आपको अनुवाद करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, तो इसलिए कारक 8 कारक होते हैं, 8 के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब संस्कृत शिक्षण प्रभावित करने वाले द्रव्य और श्रव्य साधन, ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। 3 से 4 साधन लिख दीजिए, श्यामपट्ट है, लपेट श्यामपट्ट है, चार्ट है, मानचित्र है, चित्र है, ये सारी चीज़ें आप याद हो जाएंगे। और सस्वर पठन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्लियर। ये सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।